हेलो एंड वेलकम टू चैप्टर नंबर 4 एयर। हमारा अर्थ सराउंडेड है बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर जिसको हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर अर्थ पे जितनी भी लाइफ है उसके सर्वाइवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एटमॉस्फेयर में एयर होता है जो हम ब्रीद इन करते हैं। एट द सेम टाइम एटमॉस्फेयर हमको सन रेस के हार्मफुल इफेक्ट्स से बचाता है। अगर ये ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन हट जाए तो एक सेकंड के लिए भी लाइफ शायद अर्थ पे पॉसिबल ही ना हो। ये जो एटमॉस्फेयर है और इस एटमॉस्फेयर में जो एयर है उसमें बहुत सारी गैसेस हैं। तो जब हम एयर ब्रीद इन करते हैं तो एक्चुअली हम बहुत सारी गैसेस को ब्रीद इन करते हैं। ये वाला डायग्राम देखिए, यहां से आपको पता चलेगा कि एयर में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बहुत ही कम मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हाइड्रोजन, हीलियम जैसे अन्य गैसेस हैं। इसके साथ साथ एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं। नाइट्रोजन सबसे ज्यादा क्वांटिटी में हमारे एयर में है। जब हम एयर को ब्रीद इन करते हैं तो ये नाइट्रोजन हमारे लंग्स तक पहुंचता है, मगर हमारा बॉडी इसको एक्सेप्ट नहीं करता और जब हम लोग ब्रीद आउट करते हैं तो ये नाइट्रोजन हमारे शरीर से बाहर निकल के चला आता है। नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए बहुत जरूरी है, मगर प्लांट्स जो है वो डायरेक्टली एयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। प्लांट्स के रूट में एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया क्या करता है कि सॉइल में जो नाइट्रोजन के कंपाउंड्स हैं उनको एब्जॉर्ब करता है और प्लांट्स में जो नाइट्रोजन की कमी है उसको पूरा करता है। इसलिए आप देखोगे कि जो फर्टिलाइजर हम सॉइल में ऐड करते हैं जनरली वो नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर होता है। ऑक्सीजन की एडिक्वेट क्वांटिटी हमारे एयर में होती है। हम ह्यूमंस और जितने भी एनिमल्स हैं सब ऑक्सीजन ब्रीद इन करते हैं। ग्रीन प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस और ये जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है ये इनफ है पूरे लाइफ को अर्थ पे सस्टेन करने के लिए। कार्बन डाइऑक्साइड एक बहुत इंपॉर्टेंट गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड जो प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, ये सन रेस से आए हुए हीट को अर्थ पे ट्रैप करने में हेल्प करता है। इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट। मगर याद रखिए, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एयर में बढ़ जाए तो ज्यादा से ज्यादा हीट ट्रैप हो जाएगा अर्थ में और अर्थ धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। इस पर्टिकुलर सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। नॉर्मली ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं, यही अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के समय अब्सॉर्ब कर लेते हैं। तो इससे एक कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बना रहता है। मगर आजकल ह्यूमन बींग ज्यादा से ज्यादा फ्यूल्स बर्न कर रहे हैं, एट द सेम टाइम फैक्ट्रीज चला रहे हैं, गाड़ियां चला रहे हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है एयर में बढ़ती जा रही है। तो इससे होगा क्या कि टेम्परेचर ऑफ अर्थ धीरे धीरे बढ़ जाएगा। जितने भी पोलर आइस कैप्स हैं वो मेल्ट हो जाएंगी, बड़े बड़े ग्लेशियर्स मेल्ट हो जाएंगे। तो इससे पानी का जो स्तर है समुद्र में वो बढ़ जाएगा और इसके वजह से जितने भी कोस्टल एरियाज है वो डूब जाएंगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्बन डाइऑक्साइड के इस अबनॉर्मल एमिशन को हम कंट्रोल करें। इसके लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करना चाहिए, कम से कम यूज़ ऑफ फॉसिल फ्यूल्स करना चाहिए और ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेस हमको ढूंढ निकालने चाहिए। अब चलिए बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर की। तो इस डायग्राम को देखिए, इसमें आपको एटमॉस्फेयर के 5 लेयर्स मिलेंगे। जो सबसे नीचे वाला लेयर और सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है वो है ट्रोपोस्फियर, जिसकी एवरेज हाइट है 13 किलोमीटर। हम जो एयर ब्रीद इन करते हैं ये पूरा का पूरा एयर जो है ट्रोपोस्फियर में रहता है और जितने भी वेदर फिनोमिना होता है जैसे रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म, ये सब कुछ इस पर्टिकुलर ट्रोपोस्फियर में ही होता है। अगला लेयर है स्ट्रेटोस्फियर जो ट्रोपोस्फियर के ऊपर है और इसका एवरेज हाइट जो है दैट इज 50 किलोमीटर्स। इस पर्टिकुलर लेयर में कोई भी क्लाउड्स नहीं है, तो कोई भी वेदर फिनोमेना आपको यहां पे नहीं मिलेगा और इसलिए ये लेयर जो है ये आइडियल है फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स। स्ट्रेटोस्फियर में रहता है ओजोन लेयर। ओजोन एक गैस है जिसका लेयर बना हुआ है अर्थ के चारों ओर। ये लेयर बेसिकली रोकता है सन के हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेस को अर्थ तक पहुंचने से।
मगर जिस तरह से हम ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं, ठीक उसी तरह से हम बहुत सारे ऐसे हार्मफुल केमिकल्स यूज कर रहे हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइजनस गैसेस हम एमिट कर रहे हैं थ्रू आवर फैक्ट्रीज, थ्रू आवर व्हीकल्स, जिससे धीरे धीरे ओजोन लेयर जो है वो छट रहा है। तो अगर ये ओजोन लेयर पतला हो गया या फिर वो छट गया तो ये हमको काफ़ी भारी पड़ेगा, क्योंकि सन के अल्ट्रावायलेट रेज हम तक पहुंच जाएंगे, जिसकी वजह से हमको तरह तरह के डिजीजेस, स्पेशली डिजीजेस लाइक स्किन कैंसर हो सकता है। तो हमको केयरफुली देखना पड़ेगा कि हम ऐसे हार्मफुल केमिकल्स यूज ना करें या फिर ऐसे पॉइजनस गैसेस हमारे फैक्ट्री से एमिट ना करें कि जिससे ओजोन लेयर को नुकसान होता हो। अगला जो लेयर है दैट इज मेसोस्फीयर, जिसकी हाइट करीबन 80 किलोमीटर्स है। जितने भी मेटेओराइट्स हैं जो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, ये सब के सब इसी पर्टिकुलर लेयर में जल जाते हैं। नेक्स्ट लेयर इज थर्मोस्फीयर। ये एक लेयर है जहां पे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज पार्टिकल्स मौजूद हैं, जिनको हम बोलते हैं आयंस। तो इस लेयर में इन आयंस के प्रेजेंस से हम बोलते हैं कि आयोनोस्फीयर का प्रेजेंस है। ये लेयर करीबन 80 से 400 किलोमीटर्स तक फैला हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है रेडियो ट्रांसमिशन के लिए। जितने भी रेडियो वेव्स हम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करना चाहते हैं, इन रेडियो वेव्स को अगर हम आयनोस्फीयर की तरफ भेजें तो आयनोस्फीयर से ये रिफ्लेक्ट होकर वापस अर्थ की तरफ चला आता है। आयनोस्फीयर की और एक स्पेशलिटी है कि हम जितना ऊपर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता जाता है। अगला जो लेयर है दैट इज एक्सोस्फीयर। ये अपर मोस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर है। ये लेयर काफी थिन होता है और इसमें हाइड्रोजन एंड हीलियम जैसे गैसेस फ्रीली फ्लोट करते रहते हैं। इसके अलावा भी आप इस डायग्राम में नोटिस कीजिए, आपको मिलेगा ट्रोपोपॉज। ट्रोपोपॉज वो जगह है जहां पे ट्रोपोस्फीयर स्ट्रेटोस्फीयर से मिल रहा है। आपको मिलेगा स्ट्रेटोस्पॉज। स्ट्रेटोस्पॉज वो जगह है जहां पे स्ट्रेटोस्फीयर मेसोस्फीयर से मिल रहा है। और साथ में आपको मिलेगा मेसोपॉज। मेसोपॉज वो जगह है जहां पे मेसोस्फीयर थर्मोस्फीयर से मिल रहा है। अर्थ जो है वो बेसिकली सन से तीसरा प्लैनेट है, तो यानी कि सन का एक बहुत अमाउंट ऑफ हीट हम तक पहुंचता होगा, ये बिल्कुल नहीं है। सन का जो टोटल हीट है उसका सिर्फ हमको 1/2 और 2 के बाद लगाइए 9 जीरोस, इतना पोर्शन ही अर्थ को मिलता है। आप पिकनिक प्लान कर रहे हो या फिर कोई क्रिकेट मैच प्लान कर रहे हो तो आपको काफी ये चिंता होती है कि पता नहीं वेदर कैसा रहेगा उस दिन। किसी भी इलाके का वेदर जो है वो हर एक घंटे में या फिर हर एक दिन में चेंज हो सकता है। तो ऐसा हो ही सकता है कि आप जहां पे रहते हो वहां पे सुबह काफी जोर से धूप निकली तो आपको गर्मी लगी, दोपहर होते होते धीरे धीरे बादल छाने लगे, शाम के वक्त बारिश हो गई और रात आते आते हल्की ठंड पड़ गई। तो इसको हम लोग बोलते हैं वेदर, जो हर एक घंटे में या फिर हर एक दिन में चेंज होता रहे। मगर आप जहां पे रहते हो उस जगह का और एक चीज भी है दैट इज क्लाइमेट। जब एक एवरेज वेदर कंडीशन को हम फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ द टाइम देखते हैं तो उसको बोलते हैं क्लाइमेट। से फॉर एग्जांपल अगर आप कोस्टल एरियाज घूमने जाने का प्लान कर रहे हो तो आपको ये ध्यान में रहता है कि वहां का जो क्लाइमेट है वो जनरली हॉट एंड ह्यूमिड ही रहेगा। ठीक उसी तरह से अगर आप हिल स्टेशन जाते हो तो आपको ये ध्यान रहता है कि वहां की क्लाइमेट जो है वो काफी ठंड होने वाली है। तो क्लाइमेट जो होता है एक लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए होता है, जबकि वेदर जो होता है वो शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए होता है। अब बात करते हैं टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर को हम डिफाइन करते हैं द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर। सन के जो रेज हैं वो इक्वेटर पे तो एकदम सीधा पड़ते हैं, मगर जैसे जैसे हम इक्वेटर से दूर जाते हैं तो उसके रेज जो है स्लांटिंग होते जाते हैं। इसके वजह से क्या होता है कि हीट का जो डिस्ट्रीब्यूशन है थ्रू आउट द अर्थ वो अलग अलग होता है। इस चीज को हम लोग बोलते हैं इंसोलेशन। इंसोलेशन के वजह से अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर होता है। इसलिए आप देखोगे कि आप जितना पोल्स की तरफ जाओगे ठंड बढ़ती जाती है। इनफैक्ट पोलर रीजन्स में तो पोलर आइस कैप आपको मिल जाता है, जबकि आप जितना इक्वेटर की तरफ जाओगे धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता रहता है, वहां की क्लाइमेट काफी ज्यादा हॉट एंड ह्यूमिड होती है। अब सिर्फ इंसोलेशन ही टेम्परेचर का कारण नहीं होता, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जैसे एक है ऑल्टीट्यूड, यानी कि आप जहां पे रहते हो वो सी लेवल से कितनी हाइट पे है। आप जितना ऑल्टीट्यूड बढ़ाओगे यानी कि सी लेवल से जितना दूर जाओगे टेम्परेचर्स उतने ड्रॉप हो जाते हैं।
तो इसलिए आप देखोगे कि कोस्टल एरिया में टेम्परेचर काफ़ी हाई होता है, जबकि हिल स्टेशंस में टेम्परेचर काफ़ी लो होता है क्योंकि वो हाई ऑल्टीट्यूड्स पे होते हैं। एट द सेम टाइम कुछ ह्यूमन रीजंस भी है टेम्परेचर के। विलेजेस का टेम्परेचर कंपैरेटिवली काफी कम होता है सिटीज से। सिटीज में आपको रोड्स ज्यादा मिलेंगी, वहां पे बिल्डिंग्स होती हैं, तो बिल्डिंग्स में जो मटेरियल यूज होता है जैसे कंक्रीट एंड मेटल्स, रोड्स बनाने के लिए एसफल्ट, ये सभी चीजें बहुत ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करती हैं। एट द सेम टाइम ये मटेरियल्स रात के समय अपने एब्जॉर्ब किए हीट को रिलीज भी करती हैं। तो इससे क्या होता है कि सिटी का जो टेम्परेचर है वो काफी हाई हो जाता है विलेजेस के कंपैरिजन में। इसके अलावा और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिफॉरेस्टेशन। हमारा जो एटमॉस्फेयर है और इसमें प्रेजेंट जो एयर है, ये हम पे काफी ज्यादा प्रेशर डालता है, काफी ज्यादा दबाव डालता है, और इसको कहा जाता है एयर प्रेशर। अब ऑब्वियसली आप पूछोगे कि अगर एयर हम पे प्रेशर डालता है तो हमको फील क्यों नहीं होता। द रीजन इज कि हम पे जब एयर प्रेशर डालता है तो चारों तरफ से डालता है, और एट द सेम टाइम हमारी बॉडी उस प्रेशर को काउंटर करती है, तो इसलिए हमको एयर का प्रेशर मालूम नहीं पड़ता। एयर प्रेशर जो है वो ऑल्टीट्यूड के साथ कम हो जाती है। अगर आप किसी हाई ऑल्टीट्यूड प्लेस पे जाते हो तो एयर प्रेशर कम हो जाएगा, आपके बॉडी से जो काउंटर प्रेशर आ रहा था वो अभी तक कम नहीं हुआ, तो आपको अनइजीनेस फील होगी जब आप हायर ऑल्टीट्यूड्स पे जाओगे। ठीक उसी तरह से अगर हम मून की बात करें तो मून पे एटमॉस्फेयर नहीं है। एटमॉस्फेयर नहीं है तो ऑब्वियसली मून पे एयर प्रेशर नहीं है। तो जो एस्ट्रोनॉट्स मून पे जाते हैं और उन्होंने जो स्पेस सूट पहनी होती है, उस स्पेस सूट के अंदर की तरफ भरा होता है एयर, ताकि उनको एयर प्रेशर मिलता रहे और उनका जो काउंटर एयर प्रेशर जो बॉडी दे रहा है वो बैलेंस हो जाए। अगर बाई चांस ऐसा नहीं हुआ तो पता है आपको क्या होगा? जो काउंटर प्रेशर है उसके वजह से बॉडी की ब्लड सेल्स जो है वो फट सकती हैं। जब कोई एरिया ज्यादा हीटेड हो जाए तो वहां का एयर जो है वो गर्म हो जाता है, हॉट एयर का प्रेशर काफी कम होता है और वो ऊपर की तरफ चला जाता है। इसी एरिया में अगर टेम्परेचर ज्यादा नहीं है तो वहां की हवा जो है वो काफी ज्यादा भारी हो जाती है, यानी कि एयर प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाता है। यानी कि कोल्ड एयर जो है वो हमेशा नीचे की तरफ सेटल हो जाता है। अब हमने ऑलरेडी देख रखा है कि टेम्परेचर जो है वो प्लेस टू प्लेस बदलता रहता है, यानी कि आपको एरियाज मिल जाएंगे जहां पे हाई प्रेशर है, एरियाज मिल जाएंगे जहां पे लो प्रेशर है। जहां पे भी लो प्रेशर है वहां पे गर्म हवा जो है वो ऊपर की तरफ चली जाती है, और जो खाली जगह बन गया उसको पूरा कर देता है कोल्ड एयर जिसमें होता है हाई प्रेशर। इस तरह के एयर के मूवमेंट को हम लोग बोलते हैं विंड, या फिर हिंदी में जिसे बोलते हैं हवा। हल्की हवा चलती है, आपको पता चल जाता है। एट द सेम टाइम हवा कभी कभार बहुत तेज भी चल सकती है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टॉर्म या फिर आंधी। हवा का बहना एक बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है, और 3 तरह के विंड्स आपको मिल जाएंगे। डायग्राम में देखिए, पहला है परमानेंट विंड्स। ये वो विंड्स होते हैं जिनमें आ जाता है ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज, ईस्टर्लीज, जो परमानेंटली एक डायरेक्शन से ही फ्लो करते हैं। जैसे ट्रेड विंड्स आपके जो हो गए वो नॉर्थ ईस्ट से फ्लो करेंगे, वेस्टर्लीज वेस्ट से फ्लो करते हैं, ईस्टर्लीज ईस्ट से फ्लो करती है। सेकेंड टाइप ऑफ विंड इज सीजनल विंड। ये विंड्स ऐसे विंड्स हैं जो अपना डायरेक्शन चेंज करती है विद सीजन। जैसे मॉनसून, इंडिया में जनरली हवा चलती है नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ। मॉनसून के समय इसका डायरेक्शन चेंज होकर साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की तरफ हो जाता है। तीसरे तरह का विंड है जिसको हम लोग बोलते हैं लोकल विंड। से फॉर एग्जांपल लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। अब देखिए, लैंड ब्रीज और सी ब्रीज जो है ये आपको सिर्फ कोस्टल एरियाज में मिलेगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं लोकल विंड्स। हमने बात की थी स्टॉर्म की, यानी कि बहुत तेज जो आंधी चलती है। एक तरह की आंधी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोन, जिसमें हवा का जो स्पीड होता है वो काफी ज्यादा होता है। 17 एंड 18 अक्टूबर 1909 में ऐसी ही एक आंधी आई थी ऑन द स्टेट ऑफ ओडिशा। ये साइक्लोन डेवलप हुआ था इन द गल्फ ऑफ थाईलैंड। यहाँ पे विंड का स्पीड था अराउंड 260 किलोमीटर पर आवर। इस तरह के साइक्लोन्स को बोला जाता है सुपर साइक्लोन। इस सुपर साइक्लोन ने बहुत तबाही मचाई थी। बहुत सारे कोस्टल एरियाज जो है वो पूरी तरह से ढह गए थे।
समुद्र का जो खारा पानी है वो बहुत दूर तक लैंड में आ चुका था, जिसके वजह से जितने भी फसल थे सब बर्बाद हो गए थे, बहुत सारे फॉरेस्ट्स डिस्ट्रॉय हो गए थे। एट द सेम टाइम पानी उतर जाने के बाद भी वो जो खारापन यानी कि जो सॉल्ट रह गया था, इसने उस जमीन को पूरी तरह से इनफर्टाइल बना दिया था। बहुत सारे मैनग्रोव्स परमानेंटली उजड़ गए थे। नुकसान सिर्फ गांव में नहीं हुआ, नुकसान छोटे शहरों में, इनफैक्ट उड़ीसा के बड़े शहर जैसे भुवनेश्वर एंड कटक में भी बहुत हुआ था। बहुत सारे लोगों ने अपना घर बार खो दिया, बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई थी इस सुपर साइक्लोन में। अब देखिए, इस तरह के सुपर साइक्लोन को रोकना तो इम्पॉसिबल है, मगर हाँ, आज जो हमने साइंटिफिक डेवलपमेंट कर ली है, हमको ऐसे सुपर साइक्लोन्स पहले से डिटेक्ट हो जाते हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो लोगों को पहले से इत्तला कर सकती है ताकि लोग जो है सेफ्टी की तरफ मूव कर जाए, जिससे नुकसान कम होगा। कभी कभार गर्मियों के समय आप देखोगे कि आपको बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है, या फिर अपने कपड़े जो है धो के बाहर टांगे हैं वो सूख नहीं रहे जल्दी। एयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, उस वाटर वेपर को कहा जाता है ह्यूमिडिटी। जब एयर का टेम्परेचर राइज होता है तो एयर में ज्यादा से ज्यादा ह्यूमिडिटी समा जाती है, इसलिए आपको गर्मियों के मौसम में ह्यूमिडिटी ज्यादा मिलेगी। टेम्परेचर हाई होगा, आपको पसीना आएगा। ह्यूमिडिटी हाई होगी तो आपका यह पसीना जल्दी सूखेगा नहीं और आप अनकंफर्टेबल फील करोगे। अब ये जो ह्यूमिडिटी है वो एयर में आया कहां से? ऑब्वियसली ये ह्यूमिडिटी जो है ये वाटर वेपर है, यानी कि जब पानी इवेपोरेट होता है तो वो वाटर वेपर बनता है और यही वाटर वेपर एयर में ट्रैप हो जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमिडिटी। वाटर वेपर जो है वो काफी हल्का होता है नॉर्मल एयर से, तो ये ऊपर की तरफ उठने लगता है। ये वाटर वेपर जमा हो जाता है ऑन द डस्ट पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट इन द एयर और बना देते हैं क्लाउड। जब इन क्लाउड्स में पानी बहुत ज्यादा भारी हो जाता है, देन प्रेसिपिटेशन हैपेंस, और जब प्रेसिपिटेशन अर्थ तक पहुंचता है तो उसको हम लोग बोलते हैं रेन। यानी कि वाटर जो ओशन या रिवर्स या फिर लेक्स में प्रेजेंट था, ये इवेपोरेट होकर बने वाटर वेपर, वाटर वेपर से बना आपका क्लाउड, क्लाउड से आया फिर रेन, और रेन वाटर फिर से इन ओशंस, इन पॉन्ड्स, इन लेक्स, इन रिवर्स में पहुंच गया। तो इससे हमारा वाटर साइकिल बन जाता है। रेनफॉल तीन तरह के होते हैं। जब कोल्ड एंड वार्म एयर अचानक एक दूसरे से मिल जाए तो होता है साइक्लोनिक रेनफॉल। जब कोई क्लाउड किसी ऑब्स्ट्रक्शन को फेस करे, लाइक माउंटेन एंड समथिंग, और वहां पे बारिश होती है तो उसको हम लोग बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। और जब मान लीजिए धरती बहुत तप चुकी है और धरती से क्वाइट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट निकल रहा है, ये हीट जब क्लाउड्स को छूते हैं तो क्लाउड्स बरसने लगते हैं। इस तरह के रेनफॉल को बोला जाता है कन्वेक्शनल रेनफॉल। अब आपको पता ही है कि रेनफॉल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये न सिर्फ एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए बहुत जरूरी है। रेनफॉल ही फ्रेश वाटर को अर्थ के सरफेस तक लाती है। अगर रेनफॉल कम हो जाए तो सूखा तक पड़ सकता है, और वहीं अगर रेनफॉल हद से ज्यादा हो जाए तो बाढ़ आ जाती है। तो चलिए, इससे हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन ओवर हो जाता है और हम चले आते हैं एक्सरसाइजेस में पेज नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 देखिए, व्हाट इज एटमॉस्फेयर? सो इट इज द थिक लेयर ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ। Number 2, which two gases make the bulk of atmosphere? So it is nitrogen, which is 78%, and oxygen, which is 21%. Number 3, which gas creates greenhouse effect in the atmosphere? So it is carbon dioxide. Number 4, what is weather? The hour-to-hour or day-to-day changes in temperature, humidity, etc. like factors of a particular place is known as weather. Question number 5, name 3 types of rainfall. So it is cyclonic rainfall, orographic rainfall, and convectional rainfall. Question number 6, what is air pressure? It is a pressure which the air present in the atmosphere puts on us. That is known as the air pressure. Question number 2 है, tick the correct answer. Number 1 देखिए, which of the following gases protect us from harmful sun rays? So it is ozone. Number 2, name most important layer of atmosphere. So it is troposphere. Number 3, which of the following layers of atmosphere is free from clouds? So it is stratosphere. Number 4, as we go up the layers of atmosphere, the pressure it decreases. Number 5,
when precipitation comes down to earth in liquid form, it is called what? It is called rain. Question number 3 में आपको मैचिंग करनी है. Trade winds, permanent wind, loo, local wind, monsoon, seasonal wind, and wind, horizontal movement of air. Question number 4 में आपको reasons बताने हैं. Number 1, wet clothes take longer time to dry in a humid day. On a wet day, already the water content present in the air is quite high. Air has a capacity to hold water. तो already humid day में content of water in the air is high. एक्स्ट्रा वाटर जो है वो आपके कपड़े से नहीं सोख पाता है, उसको टाइम लगता है सोखने में. तो इसलिए when it is a humid day, it takes a longer to dry your clothes. Number 2, amount of insolation decrease from equator towards poles. We already know insolation का मतलब होता है the amount of heat which a place is receiving from the sun rays. On the equator, the sun rays are straight, so obviously the amount of heat that equator will receive is quite high. As we move away from the equator towards the poles, the sun rays become slanting, and slanting rays में heat कम होता है. तो क्या होगा कि ultimately temperature जो है, जो insulation के वजह से हमको मिल रही है, वो temperature equator से जैसे जैसे हम poles की तरफ जाएंगे, it will decrease. तो चलिए, इससे ओवर हो जाता है हमारा चैप्टर नंबर 4. हमने चैप्टर समझ लिया, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर लिए. अब वापस हम आपसे मिलेंगे चैप्टर नंबर 5 में, जहां पे पढ़ेंगे अबाउट वाटर. तो थोड़ा इंतजार कीजिए अगले वीडियो तक. टिल देन कीप लर्निंग.